हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आई होप कि आपको लास्ट वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी जिसमें मैंने इंट्राडे स्ट्रेटजी के बारे में बताया था। आपको उसमें काफ़ी कुछ समझ आया होगा कि रैंकों के साथ कैसे ट्रेडिंग करनी है ना। तो अब कुछ के डाउट्स भी थे और कुछ की क्वेरीज भी थी इसके रिगार्डिंग कि सर इसी सेटअप को हम CP में जैसे ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए इसी सेटअप को यूज़ कर सकते हैं। तो अब क्या है कि इस सेटअप को हम इसमें ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ हमें मतलब सेटअप के ऊपर ही निर्भर नहीं रहना है हमें, वहाँ पर हमें साइकोलॉजी के ऊपर भी ध्यान देना है ना। क्योंकि मैं यहाँ पर अब चलो आज अज्यूम करता हूँ कि आपको बेसिक्स ऑफ ऑप्शन से सब कुछ पता है ना, कि ऑप्शंस को कौन सा ऑप्शन बाय करना चाहिए कौन सा नहीं बाय करना चाहिए, है ना। तो उसमें फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ऑप्शंस के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू होती है ना, और टाइम वैल्यू होती है। तो ये दो वैल्यूज़ होती हैं, और जिस भी ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होती है कि उसी को बाय करना हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, है ना। तो इंट्रिंसिक वैल्यू वाले जो सा भी ऑप्शन होगा उसको हम बाय करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू कम नहीं होगी। लेकिन अब क्या है कि जो जैसे अब कल परसों मंडे है ना। एक्सपायरी से पहले तो जो भी ऑप्शंस हो, चाहे ATM कॉल ऑप्शन हो, कॉल पुट जो भी हो, ATM हो, ITM हो या OTM हो, ठीक है, उनमें टाइम वैल्यू तो होती ही होती है ना सर। तो अब जो जब एक्सपायरी का दिन आता है ना, तो क्या होता है कि टाइम वैल्यू ना रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि थीटा डिके होता है, उससे टाइम वैल्यू हमारी ख़त्म होने लग जाती है एक्सपायरी वाले दिन, है ना। 11-12 बजे के बाद जो है हमारी टाइम वैल्यू डिक्रीज़ होती है हर एक ऑप्शन में। तो हम वहाँ पर ITM ऑप्शन ढूंढते हैं, है ना, जिसमें खाली इंट्रिंसिक वैल्यू हो, टाइम वैल्यू बहुत कम हो, ताकि हमें नुकसान होने के चांसेस है ना वो थोड़े कम हो जाए। और कभी भी जो है OTM ऑप्शंस कभी बाय ना करना, क्योंकि उसमें खाली टाइम वैल्यू होती है, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी नहीं होती। तो वो एक घाटे का सौदा है। हमको सस्ते में तो मिल जाता है, 500 हज़ार रुपये में एक लॉट मिल तो जाता है, लेकिन क्या है बहुत मतलब एक गैम्बलिंग की तरह है कि अगर वहाँ तक प्राइस चला गया हमारा, मान लीजिए बैंक निफ्टी का हमारा 40,000 का हमने सी बाय कर लिया, ठीक है। अब क्या करें अगर मार्च तक वो सी मतलब हमारा मार्च फ्यूचर में जो बैंक निफ्टी है उसका प्राइस वहाँ तक पहुँचे ही ना, है ना, तो वो तो जीरो हो जाएगा जब उसकी एक्सपायरी आ जाएगी मार्च की। तो इसी करके OTM को तो इग्नोर ही करो, ठीक है। और एक्सपायरी से पहले आप ATM में ट्रेड करो, लेकिन उसमें सोच समझ के ट्रेड करना है ना। तो उसके लिए साइकोलॉजी थोड़ी डेवलप करनी है, ऑप्शंस को समझना है कि कैसे काम करते हैं, और रैंकों में तो खासकर, क्योंकि अब क्या है कि रैंकों में आपको पता है इसका एक मेजर इशू क्या होता है कि रीपेंटिंग का, है ना। रीपेंटिंग का इसमें एक मेजर इशू है रैंकों में, कि जो भी ब्रिक हमारी बनती है ना, जैसे प्राइस में फ्लक्चुएशन है, ब्रिक्स तो बन गई, लेकिन एकदम क्या हो गया कि ये गायब भी हो जाती हैं और हमें पता नहीं लगता। अब हम सोचते हैं ये क्या हो गया भाई, अभी तो इसने ब्रेकआउट दिया था, हमारे पास सिग्नल आया था, भाई हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग सिग्नल आया, लेकिन ये तो एकदम से फुर्र हो गया, ठीक है। क्योंकि ये सब किसकी वजह से होता है कि रैंकों में रीपेंटिंग का इशू होता है। अब इस रीपेंटिंग वाले इशू को अगर हम रिमूव कर दें अच्छे तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से तो नहीं हो सकता, अगर हम कुछ भी 70 to 90% इसे रिमूव कर दें या इसे समझ जाएं अच्छे से भी, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, रीपेंटिंग का इशू जो क्रिएट होता है यहाँ पर, उसे हम कैसे रिमूव करें और इसको कैसे ट्रेड करें, तो उस केस में हमें मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है अच्छा, ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें ऑप्शंस में सबसे पहले ट्रेड करने से पहले तो अपना जो, अगर आप नेकेड जा रहे हो, मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप हेज में जाएं हमेशा, क्योंकि हेज में क्या है कि आपका लिमिटेड लॉस होता है, मतलब लॉस भी फिक्स रहेगा आपका, और जो प्रॉफिट है वो भी एक तरह से फिक्स ही रहेगा, है ना। तो आपको कोई गम नहीं होगा कि अगर आपको एक मतलब जहाँ तक आपने सोचा है वहाँ तक लॉस हो जाए, उस चीज़ का आपको गम नहीं रहेगा। अगर नेकेड जा रहे हो तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और टारगेट रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने हर एक वीडियो में बताया अपनी, ठीक है। तो अब हम अपने सेटअप की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे सपोज़ एक मिनट, जैसे सपोज़ बैंक निफ्टी का मार्च का फ्यूचर था, है ना। अब इस वक्त विक्स भी बहुत ज़्यादा हाई है, 27 पे चल रहा है ना, तो वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा आपने ऑब्जर्व की होगी, ठीक है। अब जो एक्सपीरियंस है, मतलब जिनको थोड़ी परफेक्शन एक्यूरेसी है, वो तो इस वॉलेटिलिटी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं और प्रॉफिट कर रहे हैं, है ना। अब जैसे अब नए ट्रेडर्स हैं उनको कैसे करें, है ना। और रैंकों में मतलब दिखता तो आसान है कि हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, बाय सिग्नल आया बाय कर लो, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो अब क्या इसको कैसे ट्रेड करें।
अब जो मैं सेटअप में रखता हूँ ना कि यहाँ पर क्या रहता है कि मेरी तरफ से जो हमने एक बैंक निफ्टी का मार्च फ्यूचर लगा लिया। इसमें अब क्या था, लास्ट सेटअप में मैंने बताया था आपको कि जो सी RSI की सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट रहेगी। लेकिन इसमें आप क्या करना कि जो हमारे पास ये EMAs मैंने लगाए हैं ना, ये आपको लगाने हैं 20, 50, 100, 150 एंड 200। ठीक है, ये सारे EMAs आप लगा लेना, ठीक है, अपने चार्ट के ऊपर, क्योंकि ये एक तरह से ना हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताते हैं जब हम रैंकों में ट्रेडिंग करने जाते हैं। आप ऑब्जर्व करना मंडे को, ठीक है, सीधा ट्रेड करने मत कूद जाना, ठीक है, पहले ऑब्जर्व करना। जैसे अब यहाँ पे था ना, देखो यहाँ से ये ऊपर गया, ठीक है, पहले तो इसके लिए अगर नीचे जा रहा है ना तो 20 EM है जो इसके लिए वो रेजिस्टेंस बनेगी, ठीक है, इसको क्रॉस करने में इसको टाइम लगेगा। यहाँ पर तो अब दिखा रहा है कि क्रॉस हो चुका है, लेकिन जब एक्चुअल मार्केट चल रही होगी ना तब आप ऑब्जर्व करना कि यहाँ पर इसको कई बार दिक्कत होती है, क्योंकि इसको ये रेजिस्टेंस के तौर पे लेता ही लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा जो सा 50 EM है, यहाँ पर देखेंगे आपने, यहाँ पर ऊपर गया, एक ब्रिक क्लोज हुई, प्राइस ने रिजेक्शन दी, फिर नीचे आया, फिर जो 20 SEM में है ना वहाँ पर जाके इसने स्पॉट भी ली, है ना, दिख रहा है ना आपको। तो इसके बाद जब इसने ब्रेकआउट दिया तो ऊपर गया, फिर ऊपर हमारे पास कौन सी रेजिस्टेंस आ गई, 100 EMA की, ठीक है। अब जब तक 100 नहीं क्रॉस होगा तो 150 की आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसमें मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट का फ़ायदा इस तरह से EMA के थ्रू उठा सकते हैं। बाकी आप जो है अपना हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के, जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, एक मिनट, कहाँ गया, हाँ, अब यहाँ पे क्या है, हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर आके इसने प्राइस ने सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, दैट्स इट। आपकी ये बन गई हमारे पास एक सपोर्ट, क्योंकि इसने यहाँ पे भी सपोर्ट ली, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस खाई, फिर इसको जब ब्रेक किया तो यहाँ पर एक सपोर्ट मतलब क्रिएट हो गई, फिर यहीं पर इसने आके ये सपोर्ट ली और वापस चल गया। अब रैंकों में क्या होता है कि एक चीज़ का आप ध्यान रखना, और कि जो हम स्पोर्ट्स लगाते हैं ना यहाँ पर, तो इसमें क्या होता है कई बार ना जो सी हमारी ब्रिक है ना वो स्पॉट पे पूरी आती नहीं है, लेकिन उससे पहले ही ना स्पॉट शो कर देता है। इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें रीपेंटिंग का इशू होता है। वही चीज़ जो मैं पहले बता रहा था, रीपेंटिंग का इशू, ये मेजर इशू है इसमें रैंकों के अंदर, है ना। जब एक्चुअल मार्केट में देखेंगे ना तो यहाँ पर ये टकराया ज़रूर होगा, ये जो सी इसकी सपोर्ट लेवल है ना यहाँ तक ये आया ज़रूर है, लेकिन क्या है रीपेंटिंग की वजह से ये ऊपर गया। फिर जब 10 की ब्रिक क्लोज हुई ना, यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ है, 10 की ब्रिक ली हुई है मार्च फ्यूचर में, यहाँ पर ध्यान दें, ये देखिए 820 810, ठीक है, 10 की मैंने ब्रिक ली हुई है। लेकिन यहाँ पे जब जो 10 की ब्रिक जब बाद में क्लोज होती है ना तो ये यहाँ से रिवर्सल दिखाया है इसने, मतलब यहाँ पर टकराया ज़रूर होगा ये, लेकिन क्या है कि यहाँ से ये रिवर्स कर गया। अब इसको कंफर्मेशन लेने के लिए ना आप एक चीज़ जो कैंडल स्टिक चार्ट है ना हमारा, उसके अंदर जाके चेक भी कर सकते हैं। अगर कैंडल स्टिक यहाँ पर हम खोलेंगे ना तो यहीं ये देखो, है ना, कमाल की बात, रैंकों में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप ड्रॉ करोगे ना, वो आपका जो सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना वो आपका कैंडलस्टिक चार्ट में भी वर्क करेगा ही करेगा। 19-20 का फ़र्क होगा, ज़रूर होगा, लेकिन वो वर्क ज़रूर करेगा। ये देखो यहाँ पे सपोर्ट ली, यहाँ पे सपोर्ट ली, यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, ठीक है, सपोर्ट क्रैक हुई, तो फिर यहाँ से इसने रिवर्सल लिया, रेजिस्टेंस खाई, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर आके सपोर्ट ली। अब यहाँ पर देखो आप, रैंकों में क्या दिखा रहा था वो, कि इसके यहाँ से लगभग इसके ऊपर से ना उसने स्पॉट को रिटर्न में दिखाया, है ना। तो अब क्या है, इतना गैप उसने दिखाया, वो सिर्फ उसी वजह से है कि रैंकों की रिपेंटिंग इशू की वजह से। लेकिन यहाँ पर ये देखो जो मैं बता रहा था कि यहाँ पर ज़रूर टकराया होगा, है ना, स्पॉट से वापस ये बुलिश कैंडल हमारे पास बनी है ना। तो ये आप इस चीज़ को आप मतलब रिकन्फर्मेशन कर सकते हैं, एक अच्छी तरह से कंफर्म कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग करने से पहले, ट्रेड करने से पहले, कि हाँ ये ऐसा है या नहीं है ना। तो बस यही चीज़ है इसमें फ़िलहाल। तो अब क्या है ट्रेडिंग सेटअप में क्या है, ये आपको चीज़ें समझ आ गई, EMA रखने हैं, ठीक है, एंड ये सब सेम है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना, चाहे तो अपने हाथ से जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना, या फिर इसके हिसाब से मैं कहूँगा कि आप दोनों चीज़ें लगा कर चलना, उससे एक्यूरेसी अच्छी आएगी, मतलब आपको पता लगेगा कि हाँ रेजिस्टेंस आ रही है, क्योंकि प्राइस के साथ साथ EMA की भी फ्लक्चुएशन होती रहती है, ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखना। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जो सा बैंक निफ्टी मार्च फ्यूचर है ना उसको मैं ना कि 10 की ब्रिक लगा के रखता हूँ जब ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ, ठीक है।
यहाँ आप देख रहे होंगे 10 की ब्रिक है। मैं मतलब अब इसमें क्या होता है कि रैंक में कि जब जितनी ज़्यादा छोटी ब्रिक होगी ना उतनी फ्लक्चुएशन हाई होगी। मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है रैंकों के अंदर ट्रेडिंग करते हुए। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं एक की ब्रिक रखूँगा ना, तो मतलब ऐसे, 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 ऐसे काफ़ी ऊपर-नीचे होगा और ऐसे ही हमारी दिल की धड़कन चलेगी, जब ये ऐसे चलेगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएशन हाई होगी, हमने एंट्री ली, एकदम से डाउनफॉल हो गया, भी लॉस खा लिया। तो हमारे दिल की धड़कन भी ऐसे की ऐसी हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि मार्च फ्यूचर जौन-सा हम जिसकी हाई वैल्यू है ना प्राइस की, जैसे 35,000 मतलब थाउज़ेंड्स में चल रही होती है ना बैंक निफ्टी, तो इसमें 10 या 20 की वैल्यू आप रख लो। जितनी बड़ी वैल्यू होगी ना, उतना सिग्नल लेट आएगा, लेकिन वो थोड़ा एक्यूरेट सिग्नल होगा हमारे लिए, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होता है कि आप यहाँ पर क्या चीज़ देख सकते हो रैंकों के अंदर, वही डाइवर्जेंस, है ना? यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, पता लग गया भई एग्ज़िट हो जाओ, इससे ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं लेना आपको। ये पहले बता देगा, है ना? ये चीज़ें भी आप देख सकते हो। अब अगर हम ऑप्शंस में जाएँ, अब ऑप्शन में क्या करना होता है, हमारे पास तो लॉट होता है ना? 25 का लॉट होता है। तो इसमें उसमें मैं 10 या 20 का ब्रिक साइज़ रखता हूँ, है ना? आप जो है टाइम फ्रेम की भी बात हुई थी, है ना? किसी ने पूछा था टाइम फ्रेम क्या करें, है ना? टाइम फ्रेम का हम क्या सीन रखें, कितना रखें, 5 रखें, 10 रखें? अब यहाँ पे मैं ना एक चीज़ कहूँगा कि कुछ ट्रेडर्स का मतलब कुछ लोग कहते हैं कि रैंकों के अंदर ना टाइम वैल्यू मतलब टाइम फ्रेम का ना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि जो-सी टाइम फ्रेम है ना हमारा, उसकी ना रैंकों में इम्पोर्टेंस है। इतनी नहीं है, लेकिन है ज़रूर। कहीं न कहीं हमें ज़रूरत पड़ती है टाइम फ्रेम की। यहीं अगर ये 5 मिनट का आप देख रहे हैं ना, इसको ज़रा ध्यान में रखना कि ऐसा-ऐसा पैटर्न है 5 मिनट पे। अगर इसी कोई मार्च फ्यूचर को मैं 1 डे पे ले जाऊँ ना, तो देखो चेंज पड़ गया ना। टाइम के साथ मतलब आप लगा लो 20% या 30% तो इसका टाइम का जो-सा है ना रैंकों के अंदर योगदान है, इम्पोर्टेंस है, ठीक है? यही अगर 30 मिनट्स पे ले जाऊँ, फिर कुछ और आ जाएगा आपके पास, ठीक है? 10 पे ले जाऊँ, फिर कुछ और आ जाएगा। 1 मिनट पे ले जाऊँ, तो बिल्कुल ही अलग आ जाएगा। अरे! रुक गया 1 मिनट, ये देखिए, है ना? 1 मिनट पे ले गया, ये कुछ और ही दिखा गया, है ना? तो अब आप क्या करना कि ना ज़्यादा, ना ऊपर, ना नीचे, सिर्फ़ 5 मिनट का टाइम फ्रेम रख लो, ठीक है? फ्यूचर में भी और हमारा जौन-सा ऑप्शन है उसके अंदर भी, ठीक है? पता लग गया ना? आज आज से एक बात ध्यान रख लो कि रैंकों के अंदर टाइम फ्रेम की भी इम्पोर्टेंस है। पूरी नहीं है, जितनी प्राइस की इम्पोर्टेंस है, ब्रिक की इम्पोर्टेंस है, लेकिन उसका मतलब आधे से भी आधा हिस्सा है ना टाइम फ्रेम की इम्पोर्टेंस रैंको चार्ट्स में है। क्योंकि ये हमारे पैटर्न्स को दिखाते हैं, है ना? दर्शाते हैं कि वो कैसे-कैसे बन रहे हैं। अलग-अलग स्पॉट्स पे आ रहे हैं, रेजिस्टेंस पे आ रहे हैं, ठीक है? अब हम अपनी सीई की तरफ चल जाते हैं, ठीक है? वो फ्यूचर था, अब मैंने 10 मार्च की सीई जो सी अगली एक्सपायरी है उसकी लगा रखी है 36,100 की सीई, ठीक है? ये मैंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड किया था इसके ऊपर, ठीक है? अब इसमें क्या है अब इसमें लॉट साइज़ होता है 25 का, है ना? तो 25 के हिसाब से ही हमें प्रॉफ़िट होगा, 25 के हिसाब से ही हमें लॉस होगा। ₹1 ऊपर गया, 25 का प्रॉफ़िट, 25 का लॉस, है ना? तो अब क्या है कि इसमें ना मैं क्या करता हूँ कि कम से कम मतलब मैं सिर्फ़ ₹2 का जो लेके चलता हूँ इसमें ब्रिक का साइज़। क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा नहीं लेता क्योंकि जल्द से जल्द हमें जैसे ही यहाँ पर सिग्नल मिलता है ना मार्च फ्यूचर में, तो यहाँ पर भी जल्दी से जल्दी हमें सी या पी के अंदर सिग्नल मिल जाए। इसके अंदर सिग्नल बना ना, जैसे 10-20 पॉइंट अगर फ्यूचर भाग रहा है ना, तो मतलब 1-2 ₹4 ना सी भागेगी भागेगी, मतलब आप अगर ऑब्ज़र्व करोगे, ठीक है? जब इसमें मेरे को ₹2 के हिसाब से अगर मैं इसको ग्रैब करता हूँ ना, अगर मैं इसकी सेटिंग ₹2 के हिसाब से रखता हूँ, मतलब प्राइस की ब्रेक रखता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सिग्नल है ना, वो मुझे बनता हुआ दिखेगा, ठीक है? अब यहाँ पर एक बार चेक करें, 1 मिनट, आजा। तो यहाँ पर देखो 4 तारीख को 12:30-35 के करीब इसने सिग्नल दिया था। अब इसमें 4 तारीख 12:30-35 के अराउंड देखो, ठीक है ना? ये यहाँ पर जा रहा है, मतलब काफ़ी दूर का सिग्नल है, लेकिन हाँ, ये परफेक्ट रहेगा क्योंकि हमें मार्च फ्यूचर के हिसाब से रखना है ना। वो इंट्राडे के लिए था जो मैंने बताया था कि इसके पास-पास होना चाहिए, है ना? अब ऑप्शंस में चल रहे हैं तो थोड़ा तो लेना पड़ेगा, है ना? रिस्क मतलब थोड़े दूर जाने दो, फिर पता लगेगा एक्यूरेट जो-सा हमारा है
वो मतलब सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब सेटअप के अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे एक मोमेंटम सा बन गया ना, ये भाग रहा है, तो वैसे ही यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ से हुआ तो स्टार्ट दूर से था, लेकिन हम यहाँ जब सी बाय करेंगे ना या पी बाय करेंगे तो हम अपने सेटअप के अकॉर्डिंग रखेंगे। यहाँ पर हमने एंट्री ले ली और यहाँ पे हमने कहीं पे स्टॉप लॉस रख लिया, ठीक है। बाद में क्या थी, रैली आई, वहाँ पर रैली आई थी जो आपने देखा अभी उधर उधर की तरफ देखिए, 12:30 से लेके 1:30 तक, मतलब आधे घंटे में ये सी जो हमारी थी ना, वो 123-21 रुपये से लेकर 220 तक पहुंच गई। अब पूरे को तो हम ग्रैब कर नहीं सकते ना, मैं कहूँगा कि ये आप पूरों को राइड करो, है ना, साफ सीधी बात है। मेरे पास तो कम खाओ लेकिन सही सा खाओ, मतलब ज़्यादा का लालच कभी मत करो, ठीक है। आपको 20-30 पॉइंट मिल रहे हैं एक लॉट के अंदर, निकल जाओ। शुरुआत में एक लॉट से करो प्रैक्टिस, ठीक है। सबसे पहले एक्चुअल ट्रेडिंग से जाने में अच्छा है कि आप न्यू स्टॉक जो से मैंने प्लेटफॉर्म बताया वहाँ पर जाके ट्रेड करो। स्क्रीन के ऊपर अपना यही सेटअप लगा के रखो, ऑब्जर्व करो चीज़ें कैसे चल रही हैं, ठीक है। सेटअप काम कर भी रहा है, मेरे भरोसे मत रहो, ठीक है। मैंने सेटअप प्रोवाइड किया, आप आंखें बंद करके उसके ऊपर ट्रेड करना चालू मत करना, ठीक है। अपनी तरफ से पूरी इसको मतलब छानबीन करो इस सेटअप की, हाँ भाई सही भी है, सर ने सही बताया, कहीं हम लॉस ना खा जाएं, ठीक है। क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र या एनालिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। तो अपने हिसाब से अपने बेसिस पे इसको अब चेक करना, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ से मतलब जितना आपका प्रॉफिट बनता है ना, मतलब लेके निकल जाओ, क्योंकि मार्केट इस वक्त ऐसे हाल में, ग्लोबल सेंटिमेंट्स कुछ ऐसे ही हैं कि कब ऊपर चला जाए कब नीचे आ जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। विक्स भी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। अगर नेकेड बाय कर रहे हो तो यही काम करना, ओके। तो ये हमारे पास था इस चीज़ के बारे में, सी पी के बारे में। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब हमारी एक्सपायरी नहीं आती ना, मान लीजिए अब परसों मंडे है ना, तो अब क्या है कि जैसे देखो, कोई किसी ना किसी को फॉलो ज़रूर करता है ना। किसी ने कमेंट किया था, यू आर डूइंग कॉपिंग ऑफ एन के सर, ठीक है। भाई मैं भी किसी न किसी को फॉलो करता हूँ, एन के सर को भी फॉलो करता हूँ, ठीक है। अगर मैं उनकी मतलब ज्ञान, मतलब उनकी जो बातें अगर मैं डिस्कस करके किसी का भला कर रहा हूँ, मैं कौन से यहाँ पे किसी से पैसे मांग रहा हूँ वो चीज़ें बताने के, है ना। मैं तो फ्री में ही मतलब आपके साथ एजुकेशन एज आ एजुकेशनल वीडियो के हिसाब से मैं शेयर कर रहा हूँ। वो ज़्यादातर कैंडलस्टिक के ऊपर बात करते हैं और मैं यहाँ पर रैंकों के ऊपर बात कर रहा हूँ। मेरे को भी कैंडलस्टिक नहीं समझ आता ज़्यादा, ठीक है, जितना आता है, लेकिन मैंने सोचा कुछ और करके देखते हैं, अपनी रिसर्च करके देखते हैं। उनके जो सी टैक्टिस हैं वो मैं अपने रैंको चार्ट्स के ऊपर लगा के देखता हूँ, क्योंकि मुझे ईजी लगते हैं रैंको चार्ट्स, ठीक है। तो अब मैंने खुद की भी रिसर्च किया है ना, तो अगर मैं उनकी मतलब कोई वर्ड उनके कॉपी कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको पूरा कॉपी कर रहा हूँ, है ना। आप समझते हैं इस बात को। तो अब जो उनके अकॉर्डिंग जैसे कहते हैं वो कि जैसे हमारी एक्सपायरी से पहले जो हमारा कॉल या जो से भी ऑप्शंस होते हैं ना, चाहे एटीएम हो, आईटीएम हो, ओटीएम हो, ठीक है, वो ना जो भी है ना, जिस भी स्क्रिप्ट के हैं ना, चाहे निफ्टी के हैं, बैंक निफ्टी के हैं या किसी भी स्टॉक ऑप्शन के हैं, वो फ्यूचर को फॉलो करते हैं, ठीक है। एक्सपायरी से पहले वो फ्यूचर को फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, ठीक है। लेकिन जो सा एक्सपायरी डे होता है ना, उस दिन वो अपना 11-12 बजे के बाद जब प्रीमियम गलना शुरू होता है ना, तो उस वक्त पे जो सा हमारा ऑप्शन है ना, वो जाकर अपनी जो सा स्पॉट है, बैंक निफ्टी स्पॉट, यहाँ पर तो फ्यूचर है ना, तब बैंक निफ्टी स्पॉट जो सा चल रहा होगा ना, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देगा हमारा ऑप्शन, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी आप जब ट्रेड कर रहे हो एक्सपायरी से आगे या पीछे, तो आप कभी ये देख रहे हो कि जो सी ऑप्शंस की वैल्यू है वो आप स्पॉट के साथ मैच कर रहे हो कि हाँ ये तो इतना डिफरेंस है, ये कैसे हो गया, ठीक है। उस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी एक्सपायरी से पहले आगे या पीछे, एक्सपायरी वाले दिन को छोड़कर उसके आगे या पीछे जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, तो ध्यान रखना कि वो उस वक्त अपने फ्यूचर को फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप खासकर ध्यान रखना। बाकी इसमें यही था, टाइम फ्रेम का भी मैंने बता दिया, 5 मिनट रख लो, ब्रिक साइज़ मैंने बता दिया क्या रखना है क्या नहीं रखना, ठीक है। अगर 2 रुपये में आप स्काल्पिंग भी कर रहे हो तो 2 रुपये की जो ब्रिक साइज़ है ना, इसमें बहुत अच्छे से स्काल्पिंग होती है। पहले तो आप मतलब सिंगल लॉट से ही ट्रेड करना, जैसे जैसे एक्यूरेसी आपके पास आएगी, ठीक है, हाथ बैठेगा इसके ऊपर, तो आप मतलब अपने लॉट साइज़ बढ़ाते जाना, ठीक है। उसी हिसाब से आपको मतलब आसानी से है स्काल्पिंग में, अगर इस मेथड को आप यूज़ करोगे ना इस सेटअप के अकॉर्डिंग, तो आप 5 से 7 पॉइंट ना आसानी से निकाल लोगे। अभी यहाँ पर ना एक चीज़ मैं और आपको बताऊँगा कि जब भी यहाँ पे
आप चीज़ देख रहे हो ना, आपको ना समझ आए ना कि यार समझ नहीं आ रहा कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी नीचे आएगी, रेंज बाउंड हो रही है, क्योंकि रेंज बाउंड का ना जब कोई भी स्टॉक या हमारा इंडिसेस है जो भी चल रहा होता है ना, उसमें अगर रेंज बाउंड मूवमेंट चल रही होती है ना, तो हमें ना रैंकों के अंदर ना पता नहीं लगती। मैंने भी कई बार देखा है कि रैंकों के अंदर पता नहीं लगती, ब्रेक कभी बनती है कभी गायब हो जाती है, बनती है गायब हो जाती है। तो कैंडलस्टिक में तो ऐसे ऐसे चलती रहती है टाइम के अकॉर्डिंग, है ना, लेकिन यहाँ पे बनती है गायब हो जाती है, बनती है गायब हो जाती है, तो इसके अकॉर्डिंग ना हमें पता नहीं लग पाता कि यार क्या करें, ट्रेड करें या ना करें, रेंज बाउंड मार्केट है या नहीं है। तो इस वक्त ना आप इसका सहारा लें कि एक तरफ ना कैंडलस्टिक चार्ट भी खोल लें, ठीक है, कैंडलस्टिक चार्ट भी लगा के रखें, तो उसमें आप ध्यान रखें। यही सेटअप है, सब कुछ सेम है, ठीक है। जब यहाँ पर कैंडलस्टिक में आपको पता लग जाए ना, देखो यहाँ पर क्या था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, यहाँ पर कहीं ना रेंज बाउंड मूवमेंट चल रही थी, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास था, ऊपर नीचे हो रहा था, है ना, यहीं पे अटका पड़ा था ये बैंक निफ्टी। तो जब इसने इसको क्रॉस ओवर किया ना, तो एक बुलिश कैंडल बनी हमारे पास, ये देखिए। उसके बाद इसने थोड़ा यहाँ पे स्टे किया 20 EMA के ऊपर, यहाँ पर हमारा सिग्नल मैच कर रहा था, ध्यान से देखें, यहाँ पे सिग्नल मैच कर रहा था। अब क्या है, अब वापस रैंकों में पहुँच जाओ। यहाँ पे टाइम तो अब यहाँ पे जो दिखा रहा है वो तो रैंकों में नहीं आएगा, क्योंकि टाइम पे वो ज़्यादा चलता नहीं है रैंकों, है ना। बस यहाँ पे ध्यान रख लो 12:25 हुए है ना, तो अब आपको एक्चुअल टाइम तो पता ही है जो चल रहा है ना, तो 12:25 पे आपको पता लग गया कि यहाँ इसने मतलब सिग्नल यहाँ पर आ गया, तो रैंकों के अंदर आप जाके एक बार चेक करना, वहाँ पर भी सिग्नल आ गया तो अपना सी खोलना, उसमें बाय करके कूद जाना, बस बात ख़त्म, प्रॉफिट लेके निकल जाना। और यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर अगर कैंडलस्टिक में आप देखने जाओगे ना, तो यहाँ पर एक और इंडिकेटर ऐड कर लेना, BB, बोलिंजर बैंड्स, ठीक है, बोलिंजर बैंड्स। यहाँ पर ना इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, कई बार रैंकों में पता नहीं लगता। देखो ये सब जो चीज़ बता रहा हूँ ना, खाली रैंकों के ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते, है ना। जैसे कैंडलस्टिक वाले भी खाली कैंडलस्टिक के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, वो भी रैंकों वगैरह को यूज़ करते हैं, रेंज पास को यूज़ करते हैं, हेकिन एशी को यूज़ करते हैं, वैसे ही हम भी करेंगे। हमारा कौन सा कुछ जा रहा है, हमें बस अपनी एक्यूरेसी लेके आनी है, किसी भी ना किसी तरह करके हमें अपना सिस्टम एक परफेक्ट बनाना है, ताकि हम ट्रेड करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स में टारगेट ही आए, स्टॉप लॉस तो आएगा ही आएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी इतनी हो कि हमारे पास टारगेट्स ही टारगेट्स आएँ, स्टॉप लॉस बहुत कम आए, ठीक है, हमने ऐसी चीज़ बनानी है। अब देखो यहाँ पे हमने जो सा बना लिया, बोलिंजर बैंड लगा लिया। अब यहाँ पे BB ब्लास्ट का तो आपको पता ही होगा, जब बैंड ब्लास्ट कर जाए ना, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आ जाए, वेट कर लो, रिट्रेसमेंट आ जाए तो आप सी बाय कर लो, ठीक है। ये तब है कि जब आपको लगे कि रैंकों के अंदर कि क्या करें, बाय करें ना करें, है ना, कन्फ्यूज़न सी हो। और अगर आपको लंबा प्रॉफिट चाहिए, मतलब लॉन्ग, मतलब 30-40 से ज़्यादा पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट चाहिए एक ऑप्शंस के अंदर, तब आपको ये चीज़ हेल्पफुल करे है, आपके लिए हेल्पफुल है। क्योंकि यहाँ पर जैसे BB ब्लास्ट हुआ, यहाँ पर हो चुका है ना, तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट आई, बैठ जाओ भाई, BB ब्लास्ट हो चुका है, थोड़ा सा तो रिट्रेस करेगा ही करेगा। उसके बाद क्या है कि वापस से भागा, देखो बैंड के साथ साथ इसने कैंडल निकलनी बाहर शुरू हो गई, है ना। जब यहाँ पर अब BB ब्लास्ट, BB ट्रैप भी पता होगा आपको, अब साथ साथ जब बैंड के चल रही है ना, तो वो तो BB ब्लास्ट कहेंगे हम, कि बोलिंजर बैंड का ब्लास्ट हो गया है, तब तक हम उसके अंदर रहेंगे। और इसी के अकॉर्डिंग जब तक ये बैंड के मतलब आउटर लाइन के साथ साथ चल रहा है ना, उसी इंटरवल के बीच में हम एंट्री भी करेंगे और अपना एग्ज़िट भी करेंगे, मतलब टारगेट लेके एग्ज़िट करेंगे, चाहे 20 पॉइंट का हो, 30 का हो, 50 का हो या 100 का हो, बैंक निफ्टी ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। वैसे उसी तरह से निफ्टी के अंदर, ठीक है, हमें उसी हिसाब से उसमें से निकलना है। लेकिन जब ये हमारी जो कैंडल है, जब हमारी कैंडल है वो बैंड से बाहर चली जाए, बिल्कुल बाहर चली जाए, यहाँ से ये आधी बाहर है ना, मतलब 50% से भी ज़्यादा कैंडल हमारी बैंड से बाहर होगी, मतलब यहाँ पे ट्रैपिंग होनी स्टार्ट हो रही है। ध्यान रखना इस बात का, यहाँ पे ट्रैपिंग हो रही है। जो बाय करके बैठा है वो सोच रहा है कि और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, लालच आ रहा है उसके मन में, ग्रीडी हो रहा है, तो वहाँ पर उसको फंसाया जा रहा है, ठीक है। जब चीज़ ज़्यादा चला जाए, 50% से ज़्यादा बाहर चला जाए ना, तो उसी वक्त निकल जाओ, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, जो भी चीज़ आपको मिल रही है निकल जाओ, क्योंकि यहाँ देखो अगली कैंडल उसी के साथ
बिल्कुल ही बाहर, बैंड के बिल्कुल बाहर गई, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर बनी ये कैंडल, ठीक है। उसके बाद ये देखो फिर वापस नीचे आ गया। जितने में ये नीचे आता है ना, उतने के अंदर ही हमारे जो है ऑप्शंस के ना 20-30 पॉइंट तो वैसे नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि वोलेटाइल होता है ना बैंक निफ्टी। तो उस हिसाब से आप ट्रेड करना, ठीक है। बाकी आपको मैंने बता ही दिया है कि रैंको हो इसका कैंडलस्टिक का आपको यूज़ कैसे करना है। बीबी ट्रैप और बीबी ब्लास्ट को ध्यान में रखना, इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। इसमें बीबी ब्लास्ट किसी भी टाइम फ्रेम में हो सकता है, इसमें आपको टाइम फ्रेम चेंज करके देखना पड़ेगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ठीक है, या 30 मिनट। जितना ज़्यादा लंबे टाइम फ्रेम पर बीबी ब्लास्ट होगा वो उतना लंबा सर्वाइव भी करेगा, ठीक है। और जो लंबे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर सेल में चल रही है आपकी मतलब शो आपका सिग्नल जो कर रहा है सेल में ही है, तो मतलब आप ज़्यादा ना सोचो कि अगर छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वो बाय में आ गया तो वो बाय में ही रहेगा, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम जो है, छोटा टाइम फ्रेम बिगर टाइम फ्रेम को फॉलो करता है ना। ये बात आपने काफ़ी सुनी होगी। तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो बड़ा टाइम फ्रेम है अगर वो सेल साइड में चल रहा है और छोटा बाय में आ रहा है, तो ये गलती करके आप लालची मत बनना। जितना प्रॉफिट हो रहा है लेकर निकल जाना, ठीक है, क्योंकि ये बाद में आपको फंसा सकता है, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम तो नेगेटिव चल रहा है ना, तो छोड़ दीजिए उसको। आपको ध्यान रखना है कि वो बाद में गिर सकता है। और इसके अलावा जो है एक चीज़ और बतानी थी, यहाँ पर ना टेक्निकल्स आते हैं ज़ीरोधा के अंदर, है ना। टेक्निकल्स खोलो, खुल जा भाई। टेक्निकल्स खोलो, इसमें आपको भी बता देगा, इसका यूज़ करो थोड़ा बहुत, ठीक है। ये भी हेल्पफुल है इस चीज़ के अंदर। आपको पता रहता है छोटे टाइम फ्रेम में 10 7 या 10 पॉइंट्स आप लेने चाहते हो, 1 मिनट 3 मिनट पे जाकर देख लो कि बुलिशनेस आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। लंबा लेना है आपने प्रॉफिट, तो उसमें जाके बिगर टाइम फ्रेम में देख लो 30 मिनट बेरिश है लेकिन 1 मिनट बुलिश है, मतलब बिगर टाइम फ्रेम तो वो बेरिश है, मतलब ये थोड़ा सा तो ऊपर जाएगा लेकिन फिर से डाउनफॉल आ जाएगा। मतलब आप छोटा लेना चाहते हो, मतलब 5 से 10 पॉइंट का प्रॉफिट लेना चाहते हो, लेकर निकल जाओ, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में नेगेटिव चल रही है बैंक निफ्टी, तो इसका भी आप थोड़ा फ़ायदा उठाओ, ठीक है। बाकी ट्रेडिंग है जो इसी हिसाब से करना, मैं तो इसी हिसाब से करता हूँ और मेरी काफ़ी मतलब हद तक एक्यूरेसी आ चुकी है इसके ऊपर, मतलब अच्छा रहता है मेरे पास प्रॉफिट। जितना भी मैं कैपिटल यूज़ करता हूँ, जितना मेरे पास रिस्क एपेटाइट है, उस हिसाब से मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ तो मतलब ओवरऑल प्रॉफिट में निकलता हूँ, ठीक है। आप भी इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। मंडे को खुलती हुई मार्केट, उसमें कूद मत जाना, ठीक है। वैसे भी मंडे है, 2 दिन का ब्रेक है, तो फ्लक्चुएशंस तो रहेंगी, है ना। कुछ नहीं पता कि मार्केट कहाँ ऊपर खुले नीचे खुले। वैसे अभी के हिसाब से तो नेगेटिव ही खुलने के चांसेस ज़्यादा हैं मार्केट के मंडे को भी। तो ग्लोबल सेंटीमेंट आपको पता है अच्छे नहीं है हमारे लिए, तो उस हिसाब से अब वनडे को न्यू स्टॉक के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करना, ऑब्जर्व करना कि चीज़ें कैसे चलती है, जो बताया वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा, या फिर मैंने झूठ बोला है, इस चीज़ को आप ऑब्जर्व करना। फिर जो क्वेरी हो उसके बारे में मुझसे पूछना, कमेंट सेक्शन में बताना, और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है मैंने, ठीक है। वहाँ पर भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। वहाँ पर मैं कुछ जो भी मैं इंटरडे स्टॉक में ट्रेड करता हूँ मैं अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है, कि जो सभी वीक दिख रहा है मतलब लॉन्ग करने के लिए है स्टॉक, तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। सेम सेटअप आप जो है स्टॉक ऑप्शंस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो सा मार्च फ्यूचर है ना, यहाँ पर भी वही रहेगा 10 पॉइंट। यहाँ पर क्या है कि मैं 5 पॉइंट का लेता हूँ। आपको ये जब चीज़ें खुद प्रैक्टिस में लेके आओगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे ये 5 रुपए की ब्रिक साइज़ रखनी चाहिए, 10 रुपए की ब्रिक साइज़ रखनी चाहिए स्टॉक्स ऑप्शन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर तो मैं 2 रुपए की रखता हूँ स्टॉक के ऑप्शन के अंदर, और जो सा फ्यूचर है उसके अंदर 5 रुपए के, ठीक है। तो इस हिसाब से ट्रेड करना बेनिफिशियल रहेगा। तो इसमें भी वही सेटअप रहेगा, वही चीज़ें ध्यान में रखकर आप ट्रेड कर सकते हो। मतलब सेम चीज़ है, आप इस पे पहले हाथ बिठाइए कि कैसी है, सेटअप कैसा है, एक्यूरेसी कैसी है इसकी, ठीक है। अगर आपको कुछ दिक्कत लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कुछ भी जैसे भी आपको ट्रेडिंग में हेल्प चाहिए, जो अगर मुझे आता होगा तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगा उसके बारे में, जो भी क्वेरी होगी उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। बाकी अभी जो इंट्राडे कुछ लोगों के वो थे कमेंट कि इंट्राडे में टाइम फ्रेम एंड ऑल दैट थिंग्स कि इंट्राडे दोबारा समझाइए कैसे करना है ना। तो उसके लिए भी एक वीडियो अलग से मैं बना दूंगा,
तो उसमें अच्छे से समझा दूँगा कि इंट्राडे कैसे करना है एंड टाइम फ्रेम क्या रखना है और कैसे आपको ट्रेडिंग लेनी है उसके अंदर भी। तो इसमें ऑप्शंस के लिए भी यही था आज के लिए। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। ठीक है, कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू।